हेलो एस्पिरेंट्स। समग्र आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम जो है कुछ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पढ़ाई करेंगे और जो है कुछ पुराने क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो इससे जो है दो काम बनते हैं हमारे, स्टडी और रिवीजन। और उम्मीद है कि आप लोग जो है पढ़ ही रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए कि स्टडी या सिलेक्शन जो है उसको लेकर कन्फ्यूजन जो है बिल्कुल ना रखें। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना ईज़ी भी नहीं है कि आप जो है सोचें कि भई एक बार वीडियो देखा और उससे जो है आपके सारे क्वेश्चन जो हैं आप करके चले आए और जो है आपका सिलेक्शन हो गया। तो इतना आसान तो नहीं है और इतना टफ भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है कि आपने जो है 3 बार वीडियो देखा या बुक पढ़ी और आपका सिलेक्शन ना हो या आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाएँ। तो ध्यान रखिए कि सिलेक्शन अगर चाहिए तो आपको थोड़ा तो टफ बनना ही पड़ेगा। थोड़ा अपने साथ ज़बरदस्ती भी करनी पड़ सकती है। भाई किसी दिन पढ़ने का मन है, आपका स्टडी का मन है, तब तो करिए ही करिए स्टडी। अगर मन नहीं है तब भी करिए स्टडी, और बल्कि तब तो और करिए स्टडी। तो ध्यान रखिए, अगर आप इस वाले ट्रैक पे आ गए कि आपका मन नहीं है स्टडी का, जब मन ना हो तब भी अगर आप काम कर रहे हैं, तब भी आप जो है स्टडी कर रहे हैं, तब समझिए आप सही ट्रैक पर हैं सिलेक्शन के। बाकी नहीं तो भटकते रहिए। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये तो भाई आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरीके के जो है ट्रैक पे हैं आप। और दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि अपने टाइम को जो है मैनेज कीजिए। टाइम मैनेजमेंट का तरीका ये सब नहीं है, मैं ये सब नहीं कहूँगा कि भई आप जो है मूवी देखने ना जाएँ या जो है खाने-पीना छोड़ दें। ये सब नहीं होता है टाइम मैनेजमेंट का काम। टाइम मैनेजमेंट में ये होता है कि आप अनावश्यक काम जो है, फालतू के काम जो है वो ना करें। अब फालतू के काम क्या है कि जैसे भाई गप्पे मार रहे हैं दोस्तों के साथ बैठ के, ठीक है, वो अनावश्यक काम है। और अनावश्यक काम क्या है कि भाई बिना मतलब जो है यूट्यूब देखे जा रहे हैं बैठे, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह जो है, जिससे आपको दिख रहा है कि भाई इससे कोई फायदा हो नहीं रहा है। जैसे छपरी टाइप कहा जाए इनको, कि भाई छपरी टाइप यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। तो ये सब ना करें, इससे सिलेक्शन नहीं होगा, ये सब आपके सिलेक्शन में बाधाएं हैं। और अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए काम करें, एक प्लेन पेपर लें, उस पर जो है अपना दिन का शेड्यूल लिख लें। जो भी आपने कल जो है, जैसे भी आपने अपना दिन बिताया, एक प्लेन पेपर पे लिख लीजिए कि आपने जो है क्या क्या काम किए हैं कल। अब इसमें से जो ठीक काम है, जो सही काम है, उनको कंटिन्यू रखिए। और जो गलत काम है, यानी कि जो आपको लग रहा है कि भाई फालतू के काम है, जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स में आपने टाइम बिता दिया था या फिर दोस्तों के साथ निकल गए थे और गप्पे मारते रहे और टाइम का पता ही नहीं चला, रात को जो है 10 बजे तक वापस आए हैं, तो ये सब जो है ठीक बात नहीं है। सिलेक्शन अगर चाहिए तो आपको जो है ये काम करना चाहिए। कल का अपना जो है आपने जो भी काम किया है उसको जो है एक प्लेन पेपर पे लिख लीजिए। और एक प्लेन पेपर पे लिखने के बाद उसमें से देखिए कि भाई कौन सा काम ऐसा है जो आपको नहीं करना चाहिए और कौन सा काम ऐसा है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को अपने। आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। यूपीएससी में पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये 2015 का। तो इसका आंसर है वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अब इसी में एक जो है नीचे मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है, वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। ये ध्यान रखिए कि आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। यही जो है बजट भी बनाते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो वित्त मंत्रालय, अगर ऑप्शन में ये है आर्थिक कार्य विभाग, तो यही आंसर जो है सही होगा। बजट के लिए भी यही आंसर सही है और इकोनॉमिक सर्वे के लिए भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट एक लेख पत्र है। ये झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था। तो बजट जो है वो क्या है? एक लेख पत्र है। किस प्रकार का? सरकार की मौद्रिक नीति का नहीं है। ठीक है, सरकार की वाणिज्यिक नीति का नहीं, सरकार की राजकोषीय नीति का, ये सही आंसर है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके नीचे दिए गए कूट की सहायता से, ठीक है, कूट है ये, यानी कि जो ऑप्शन है कूट से सही उत्तर चुनिए। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है 2015 का। तो इसमें भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम 1986 से लागू किया गया है। ये एकदम ठीक है स्टेटमेंट। अब शून्य आधारित बजट जो है वो क्या होता है, अभी आगे बढ़ते हैं। खैर, शून्य आधारित बजट तकनीक के अंतर्गत बजट प्रावधान करने से पूर्व प्रत्येक योजना की
विवेचनात्मक समीक्षा की जाती है, ये बिल्कुल ठीक है। यही जो है शून्य बजट की परिभाषा भी है। शून्य आधारित बजट में प्रत्येक योजना को जीरो से प्रारंभ मानकर पुनः समीक्षा की जाती है। तो इसका ये मतलब है, इन दोनों लाइनों का मतलब ये है कि जैसे योजना कोई प्लान था, कोई भी योजना जो है चल रही थी पिछले साल से, पिछले बजट में बनाई गई थी कोई योजना, तो इस साल उसी योजना को दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, उस योजना को ये नहीं देखा जाएगा कि भाई क्या थी, कहाँ तक पहुंची, ये सब नहीं, जीरो मान लिया जाएगा। ठीक है, कि जीरो से शुरू हो रही है योजना, और रिव्यू किया जाएगा कि भाई अब जो है इसका इस साल क्या फायदा है इसका, और इसे कहा जाता है जीरो बजटिंग। तो ये जो है भारत में अभी भी चल रही है, और इसमें जो है ये तीनों स्टेटमेंट इसके जो है सही हैं, सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं मैं इसके साथ ही, कि भारत में जो बजट की सिस्टम है उसमें जो है जीरो बजटिंग तो है ही, यानी बजट जब हम बनाते हैं, भारत सरकार बनाती है, तो उसमें जीरो बजट का प्रोसेस जो है वो तो प्रावधान है ही। साथ में क्या है, यानी भारत के बजट में क्या क्या चीजें शामिल है, जीरो बजट की जो प्रोसेस है वो तो है ही शामिल, और जेंडर बजटिंग भी है, यानी कि लिंग आधारित बजट, जेंडर बजट, ये भी शामिल है। इसको 2005 से शामिल किया गया है भारतीय बजट में, और 2005 से ही एक और बजट का सिस्टम जो है वो लागू किया है, आउटकम बजट। आउटकम बजट, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में आउटकम बजट जो है वो कब से लागू है, 2005 से, जेंडर बजट 2005 से, जीरो बजट जो है 1986, ठीक है, और बजट वर्ष जो है 1987 से जो है ये चल रहा है अब हमारे यहाँ। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जेंडर बजट कब से लागू है, आउटकम बजट। जेंडर बजट का मतलब ये होता है कि भाई जो हमारे यहाँ महिलाएं हैं उनके लिए जो है हमारे बजट में क्या क्या प्रावधान है इनका ध्यान रखा जाता है, इनके ऊपर चर्चा होती है। आउटकम बजट जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि बजट में पिछले साल का जो बजट था, पिछले साल जो बजट आया, यानी पिछले साल जो योजना थी उसमें उस योजना में कितना विकास हुआ, कितनी जो है तरक्की की है उस योजना ने। ठीक है, उसके बारे में होता है ब्यौरा, तो उसे कहते हैं आउटकम बजट, यानी कि उस योजना में कितनी तरक्की हुई इसके बारे में जो है बताया जाता है, तो इसे कहा जाता है आउटकम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाता में सम्मिलित नहीं किया जाता। अब ध्यान रखिए, राजस्व खाता आपने पढ़ा है, ठीक है। दूसरा खाता क्या था, पूंजी खाता। तो राजस्व खाते में जो है क्या शामिल किया जाता है, ऐसी जो है ऐसे लाभ या ऐसे प्रॉफिट या ऐसा धन जिसकी वजह से सरकार की देनदारी नहीं बढ़ती है। ठीक है, जो सरकार है उसकी देनदारी नहीं बढ़ती है, सरकार की देनदारी ना बढ़े, देनदारी। ठीक है, तो जैसे कि इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के बदले जो है सरकार आपको कुछ देती नहीं है, सरकार की कोई देनदारी नहीं है, तो इसलिए जो है इसे राजस्व खाता में शामिल किया जाता है। तो ब्याज प्राप्तियां, ब्याज प्राप्ति हो रही है, इसकी वजह से सरकार जो है कुछ देगी नहीं। ठीक है, सरकार जो है, सरकार को कोई देनदारी नहीं बढ़ रही है, यानी सरकार को देगी नहीं, इसके बदले सरकार की देनदारी नहीं बढ़ रही है, तो यह आएगा राजस्व खाते में। कर प्राप्तियां, ये भी राजस्व खाते में आएगा। ठीक है, अब ये क्या है, सरकारी विभागों या सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ और लाभांश। सार्वजनिक उपक्रम होते हैं पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जैसे बीएचईएल। ठीक है, तो शब्दों को भी इतना परेशान ना हुई, ऐसा ना समझे कि बहुत मुश्किल है, क्या करेंगे हम। अरे आपसे ज्यादा मुश्किल थोड़ी है ये सब चीजें, अब बहुत मुश्किल है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो बीएचएल, तो बीएचएल से लाभ हुआ तो उसे भी जो है राजस्व खाते में शामिल किया जाएगा, क्योंकि इसके बदले जो है कुछ देना थोड़ी है सरकार को। अल्प बचतें, अब ये बचता है ऑप्शन, यही आंसर सही है। अल्प बचतें क्या होती हैं, अल्प बचतें वो होती हैं जो, जैसे प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, उसे जो है सरकार को देना ही देना होता है। भाई किसी ने अपने जो है, जो सर नौकरी करते हैं, आप भी नौकरी करेंगे तो आपका भी पीएफ कटेगा, तो पीएफ जो है वो सरकार के पास जमा होता है। ठीक है, तो सरकार के पास जमा होता है, लेकिन सरकार इसे ऐसा नहीं कि अपनी जेब में रख ले, इसे देना ही होता है, इसे लौटाना होता है सरकार को। कब लौटाना होता है, जब भी मांगे उसका मालिक, पीएफ का मालिक तो वही होता है जो नौकरी कर रहा है। ठीक है, तो राजस्व खाते में शामिल नहीं होगा अल्प बचतें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में आरबीआई द्वारा भारत सरकार को 2.1 ट्रिलियन, ठीक है, डिविडेंड दिया गया। यह सरकार के किस कोष में सम्मिलित किया जाएगा? डिविडेंड मतलब लाभांश। अभी जो है हाल ही में, मतलब 2 दिन पहले की खबर है ये, कि आरबीआई ने जो है 2.1 ट्रिलियन रुपीस भारत सरकार को दिए हैं। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का टॉपिक है। ये जो है किस में शामिल किया जाएगा? संचित निधि में होगा, या लोक लेखा में होगा, या आकस्मिक निधि में होगा? तो देखिए, आकस्मिक निधि में तो नहीं होगा, लोक लेखा में भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इसमें सरकार की भूमिका केवल रखवाले की होती है। ये आपने पढ़ा है वीडियोज में पिछले। ठीक है, तो केवल रखवाले की भूमिका होती है सरकार की, तो इसमें भी नहीं शामिल होगा, संचित निधि में शामिल होगा। ठीक है, आरबीआई जो है लाभांश, यानी आरबीआई को जो है जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को देती है, कुछ हिस्सा जो है गवर्नमेंट को दे देती है हर साल। और आरबीआई को लाभ कैसे होता है? आरबीआई को लाभ होता है जैसे आरबीआई ने किसी बैंक को कर्ज दिया, ठीक है, बैंक को लोन दिया है किसी को। आपने ये सब पढ़ा है पिछली वीडियोज में, इनको जोड़ कर पढ़िए। ठीक है, आरबीआई ने किसी बैंक को लोन दिया तो बैंक जो है आरबीआई को ब्याज देगा, वही आरबीआई का लाभ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरबीआई द्वारा दिया जाने वाला डिविडेंड भारत सरकार के किस खाते में शामिल किया जाएगा? ठीक है, अब ये थोड़ा और डिटेल में आ गया कि भाई लाभांश जो आरबीआई ने दिया है वो भारत सरकार के किस खाते में शामिल किया जाएगा? राजस्व खाते में या फिर पूंजीगत खाते में? तो देखिए, राजस्व खाते में शामिल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बदले भारत सरकार को कुछ देना नहीं है। ध्यान रखिए कि ऐसी पूंजी, ऐसा धन जिसके बदले सरकार को कुछ देना नहीं है, जिससे सरकार की संपत्ति में कोई कमी नहीं हो रही है, आता किसमें है? राजस्व खाते में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, आरबीआई का डिविडेंड जो है राजस्व खाते में आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आरबीआई अगर उधार देता है, आरबीआई से सरकार ने उधार लिया, गवर्नमेंट ने आरबीआई से उधार लिया, आरबीआई से उधार ऋण लिया, तो किस में शामिल होगा? पूंजीगत खाते में। ध्यान रखिए। ठीक है, तो जो लाभांश है जिसके बदले सरकार को कुछ नहीं देना, वो राजस्व खाते में आएगा। ऋण जो है, उधारी जो है, उसके बदले सरकार को जो है ऋण चुकाना ही पड़ेगा कभी ना कभी, तो किस में आएगा? पूंजीगत खाते में। तो देखिए, जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्या है कि पूछा गया है सरकार के पूंजी बजट, तो उसमें जो है क्या शामिल किया जाता है? तो कुछ और बढ़ने से, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिकली इसमें दो चीजों की बात ध्यान रखें, बजट और पूंजी वाला बजट। ठीक है, तो बजट का क्या मतलब होता है? ऐसा रिकॉर्ड या ऐसा ब्यौरा जिसमें आय और व्यय दोनों हो। ठीक है, तो पूंजी आय यानी पूंजीगत आय वो क्या होती है, और पूंजीगत व्यय क्या होता है? ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं पहले। पूंजीगत आय ऐसी आय होती है, यानी कि जैसे ऋण लेना, अगर ऋण लिया है किसी से तो ये पूंजीगत आय में शामिल होगा। क्यों? क्योंकि इससे जो है सरकार की देनदारी बढ़ रही है। ठीक है, आपने पढ़ा था कि राजस्व और जो पूंजीगत आय है, राजस्व और पूंजी वाला जो वो है टॉपिक आपने पढ़ा था, दोनों में क्या चीज शामिल की जाती है? राजस्व में ऐसी इनकम शामिल की जाती है जिससे सरकार की कोई देनदारी नहीं होती है, जिसके बदले, जैसे टैक्स, टैक्स के बदले सरकार कुछ दे या न दे, आपकी कोई मतलब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और पूंजी वाले में क्या चीज शामिल किया जाता है? ऐसी चीजें या ऐसी इनकम या ऐसे धन का लेन देन जिससे सरकार की देनदारी, या जिसके प्रति सरकार जो है जिम्मेदार होती है, जिससे सरकार की देनदारी बढ़ती है। यह आपने लास्ट वीडियोज में पढ़ा था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थोड़ा और डिटेल में कि पूंजी बजट में क्या चीज शामिल होती है। पूंजी बजट में वही चीज शामिल होती है, दोनों, इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय। तो ऋण लेना जो है वो पूंजीगत आय है, तो ऋण देना जो है, ऋण दिया है अगर किसी को सरकार ने, ऋण देना पूंजीगत व्यय है। ठीक है, और इस आएगा, इसमें क्या आएगा? आय में क्या आएगा? अगर संपत्ति कम हो रही है, ठीक है, संपत्ति बेचना, ठीक है, संपत्ति में हानि होना, यह आएगा पूंजीगत आय में। संपत्ति बेची सरकार ने, इससे सरकार को पैसे मिले, इसे कहा जाएगा पूंजीगत आय। और इसका उल्टा हो गया, यानी संपत्ति खरीदना या संपत्ति का निर्माण करना, जैसे बांध बनाना, यह आएगा पूंजीगत व्यय में। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब इनसे होता क्या है, सरकार की जो है
लेनदारी या देनदारी बढ़ती है, इनके प्रति सरकार की जिम्मेदारी रहती है, ठीक है। और संपत्ति बेचना या संपत्ति खरीदना, इससे भी सरकार की जो है जिम्मेदारी और बढ़ती है घटती है, ठीक है। और वही राजस्व में क्या होता है, अगर राजस्व की भी बात मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर राजस्व बजट की बात आती है तो इसमें ऐसी चीजें शामिल होती हैं, ऐसे इनकम या फिर एक्सपेंडिचर शामिल होते हैं जिनके प्रति सरकार की ना कोई देनदारी होती है, ठीक है, और ना ही जो है सरकार के किसी संपत्ति में हानि या लाभ होता है। ना तो संपत्ति का निर्माण होता है, ना ही संपत्ति जो है बनती है, ठीक है, ना तो संपत्ति बनती है, ना ही संपत्ति जो है घटती है। तो उसे राजस्व में शामिल किया जाता है, राजस्व बजट में। जैसे इनकम है, वो सैलरी है, जैसे किसी की सैलरी है तो उससे जो वो इसमें आएगा राजस्व में। आगे हम पढ़ेंगे भी, इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, यही बात हो रही है कि भाई पूंजी बजट में क्या शामिल होता है। तो बजट की वजह से हमें इसमें जो है इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों शामिल करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन पढ़ते हैं अब हम। सड़कों सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय, ठीक है। तो ध्यान रखिए, सड़क बन रही है, मशीनरी खरीदी जा रही है, तो ये जो है संपत्ति खरीदना हुआ एक तरह से, तो ये पूंजीगत बजट में आएगा, ठीक है। कैपिटल कहते हैं पूंजी बजट को, कैपिटल बजट, ठीक है, कैपिटल बजट। अब है विदेश सरकारों से प्राप्त ऋण, ये भी इसमें शामिल होगा, ठीक है, जैसे ऋण लेना या देना। और है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान ऋण, ठीक है, ये भी इसमें शामिल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों ऑप्शन सही हैं इसके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्चुअल है। इसमें दिया गया है निम्न में से किस बजट में भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट को एक कर दिया गया। तो इसका आंसर है 17-18 के बजट में, ठीक है। 1921 में जो है अलग किया गया था, अलग किए गए थे 1921 में रेल बजट और केंद्रीय बजट, ठीक है। और कौन सी कमिटी थी जिसने कहा था कि भाई अलग कर दीजिए, एकवर्थ कमिटी। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अब तक तो पूछा नहीं है वैसे, लेकिन एकवर्थ कमिटी थी, इसने कहा कि भाई दोनों बजट अलग कर दीजिए। और कब किए गए, 1921 में। एकीकरण कब किया गया, बजट वर्ष 2017-18 में, ठीक है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और लगे रहिए मेहनत के साथ, सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। क्योंकि बिना सिलेक्शन के आराम तो है नहीं, आपको भी चैन नहीं मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि भाई अगर सुख चैन चाहिए तो सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।